नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम लोग देख चुके हैं इसका विकास और संक्षिप्त इतिहास इसका एक बार देख चुके हैं, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पिछले वीडियो में है। इसके अलावा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पिछले वीडियो में है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी पढ़ चुके हैं। 1793 का चार्टर अधिनियम भी पढ़ चुके हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम की मुख्य विशेषताएं भी देख चुके हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम की मुख्य विशेषताएं भी देख चुके हैं और 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम भी देख चुके हैं। अब हम लोग आज देखेंगे 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ठीक ना। ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब से 1857 की क्रांति हुई तो क्रांति के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से भारत को कब्जे में ले लिया। तो इसके बाद से भारत शासन अधिनियम कहा जाने लगा। इसमें इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखेंगे। पहला, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन ये आपको हाथों में ले लिया, जिम्मेदारी ले ली, ठीक है, भारत की, ठीक है। भारत के शासन प्रशासन राज करने का जिम्मा चलाने का ब्रिटिश क्राउन ने, महारानी ने ले लिया। अब इसके बाद दूसरा बार कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। मंत्री पद का सृजन, भाई महारानी अकेले तो चलाएगी ना, उसको ढेर सारे सचिवों, सेक्रेटरी की ज़रूरत है, मंत्री की ज़रूरत है, जो उस मामले में उनको रहते। तो यहीं से मंत्री पद की व्यवस्था का सृजन किया गया, ठीक ना। अब 15 सदस्यों का भारत परिषद का सृजन हुआ। 15 सदस्यों वाली भारत परिषद, ठीक ना, का सृजन। अब यहीं पे हम लोग देखेंगे कि 15 सदस्यों वाली भारत परिषद का भी गठन हुआ और साथ ही साथ जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। ये जो 15 सदस्य हैं इसमें 8 प्लस 7 थे, तो 8 जो सदस्य थे ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश सरकार के थे, और जो 7 सदस्य थे ये आपको कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी के निदेशक मंडल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं। अब जब आदमी पढ़ता है तो भूल भी जाता है कई कॉन्सेप्ट को, तो कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक ना। इसके बाद इसके आगे है, इसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित, ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश संसद पूरी तरह से भारत के मामले में आपको कंट्रोल कर ली, ठीक ना। अब यहाँ पे मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और इसके देखेंगे, एक बार इसको चर्चा कर लेंगे। देखिए 1858 ईस्वी की भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश क्राउन ने भारत की जिम्मेदारी ले ली, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया, मंत्री पद का सृजन हुआ, 15 सदस्य वाली भारत परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के, 7 सदस्य कंपनी निदेशक मंडल के थे। ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ, इसके में और भी है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि मुगल सम्राट का पद समाप्त, मुगल सम्राट का पद समाप्त हो गया। अंतिम जो बहादुर शाह जफर थे उनको भेज दिया गया रंगून, वहीं पर बेचारे निर्वासित चले गए, ठीक ना। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त, ठीक ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समाप्त हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर
अधिनियम के तहत गठित हुआ था। एक बार रिवीजन करके देखिएगा, ठीक ना, पुराने वाले में मैंने पढ़ा रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा, आगे में देखेंगे। इसके बाद साथ ही साथ इसके द्वारा भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य भारत के राज्य सचिव, ठीक ना, के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य भारत सचिव, ठीक ना, नियुक्त किया गया। ठीक है, कि नियुक्ति भी नियुक्त किया गया, ठीक ना। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंडल में एक सदस्य के रूप में भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति हुई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। सभी कार्यों के लिए कहाँ उत्तरदायी था? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण, भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण था। भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण होता था, ठीक है। उसी का वाक्य अंतिम होना था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य विवरणों में। यानी भारत सचिव जो है सबसे सर्वोच्च यानी वायसराय से भी ज़्यादा सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति था। इसके बाद भारत अगला नंबर है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल होते थे, ठीक ना, चूँकि क्राउन आ गए, ठीक ना, पहले जब कंपनी थी तो गवर्नर जनरल थी। अब चूँकि महारानी का शासन आ गया, ताज का शासन आ गया, ठीक ना, सरकार ब्रिटिश सरकार का आ गया, तो इसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे, अतः इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हुए। यहाँ जो था पहले वाला लॉर्ड कैनिंग, ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय नियुक्त हुए, ठीक ना। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अगला है हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसे देखेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। परिषद अधिनियम, ठीक है। अब इसके तहत देखेंगे कि इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है। यहाँ गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। यहाँ गवर्नर जनरल या फिर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ, ठीक ना। वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी, जो उस पर मंत्रणा करता था कि लोगों से 4-5 लोगों का टीम था जिससे बातचीत होती थी, उसका विस्तार हुआ। यहीं से विभागीय प्रणाली का जन्म हुआ, ठीक ना। विभागीय प्रणाली का जन्म। देखिए, काम काज करने के लिए डिपार्टमेंट का होना जरूरी है। आज भी अगर देखिएगा तो विभागीय प्रणाली 1861 में लाई गई थी, लेकिन आज भी वर्तमान में जैसे प्रधानमंत्री ऑफिस है, तो प्रधानमंत्री ऑफिस में लगभग विभागों की संख्या 500 से ज़्यादा है। एक मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री पास भी विभागों की संख्या 250-300 से ज़्यादा होते हैं, ठीक ना। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है, उससे संबंधित रिपोर्ट सीएम या पीएम को करता है। तो यहीं से विभागीय प्रणाली जैसे कार्य जो कि शासन में कार्य की बहुत ज़्यादा है, तो उन कार्यों को तोड़ दिया जाता है। सब पर एक एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है। जो राज्य के केंद्र के अधिकारी होते हैं वो इन सभी कामों को अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ विभागीय प्रणाली की शुरुआत कैनिंग के द्वारा हुई थी, याद रखिएगा, ठीक ना। ये कैनिंग द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक ना।
इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब यहाँ जो गवर्नर जनरल या फिर आपको वायसराय या गवर्नर जनरल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान। अब समझेंगे कि अध्यादेश क्या होता है। दरअसल जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, माने आज़ादी के बाद जो वर्तमान में अभी जो आर्टिकल है 123, ठीक ना, अनुच्छेद 123 वर्तमान में आज़ादी के बाद, ठीक ना, के अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चलता है तो राष्ट्रपति किसी विषय पे आवश्यक मानते हुए उस पर एक अध्यादेश जारी करता है, एक शक्ति प्रदान करता है। यह कानून है 6 महीने के लिए, तो उसे बोलते हैं अध्यादेश, क्योंकि संसद द्वारा पास नहीं हुई है। संसद द्वारा पास होगी तब वह कानून बनेगा, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा जारी कर सकता था। तो इस प्रावधान को, ठीक ना, जो भारतीय के संविधान में है, ये 1861 साल भारत परिषद अधिनियम के ये वाला जो पॉइंट है, इसी उठा के वर्तमान में राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है। तो उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 ईस्वी के तहत मिली है। और इसको बाद में देश आज़ाद जब हुआ तो इसको बाद में इसकी शक्ति को राष्ट्रपति से जोड़ दिया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा ना। चलिए अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। उस समय भी 6 महीने होती थी, आज भी भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है, 6 महीने की ही होती है। लेकिन वो 6 महीने के अंदर या उसके बाद इसको संसद से पास कराना ज़रूरी होता है। नहीं पास कराइएगा तो ख़त्म हो जाता है, या फिर अध्यादेश की टाइमिंग बढ़ाना पड़ता है। चलिए अगला देखेंगे। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ जो गवर्नर जनरल है वो क्या करेगा, बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में और साथ ही साथ आपको पंजाब में विधान, ठीक ना, परिषद स्थापित करना, परिषद स्थापित करने की शक्ति। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल या वायसराय को इन बंगाल में, उत्तर पश्चिमी सीमांत में, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने का शक्ति प्रदान की गई। ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस कानून के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक ना। यहाँ भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना कानून बनाने की प्रक्रिया में। अब यहाँ पे पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को 1861 ईस्वी के अधिनियम में इनको शामिल किया गया। ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। यहाँ पे भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को रूप में निर्वाचित, ठीक ना, या मनोनीत कर सकता है। अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि जितने भी भारतीय प्रतिनिधियां हैं, ठीक ना, उनको कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। और भारतीयों को जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का एक गैर सरकारी परिषद भी होता था, विस्तारित परिषद, उसके सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता था या नामांकित कर सकता था। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधानसभा में मनोनीत किया। ठीक है, कौन कौन थे इसको देखेंगे।
1862 ईस्वी में इसमें लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक ना, बनारस के राजा, ठीक है, ठीक है, इसके अलावा पटियाला के महाराजा, ठीक है, और सर दिनकर राव, इन तीनों को क्या किया, विधान परिषद में मनोनीत, विधान परिषद में मनोनीत किया गया, ठीक ना, ये चीज़। तो बनारस के राजा को पटियाला के जो महाराज थे सर दिनकर राव को विधानसभा में, ये पहले थे 1862 ईस्वी में कैनिंग ने मनोनीत किया। देखिए जितने भी एक्ट हैं उसको इसी तरह से तोड़ तोड़ के पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए, ताकि जीवन में कभी भूलाए नहीं, एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं। चलिए इसके बाद अगले वाले पे चलेंगे, 1873 का अधिनियम, ठीक है। 1873 का अधिनियम, के अधिनियम के तहत इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी समय भंग किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है, ये कहते हुए 1 जनवरी 1884 को, जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई। इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है लेकिन आ भी सकता है। 1873 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से ख़त्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक ना। इसमें यही है, यही उपाय है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला, शाही उपाधि अधिनियम 1876, ठीक ना। शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इसके तहत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी, ठीक ना। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में क्या हुआ, आपको 6ठे सदस्य की नियुक्ति, 6ठे सदस्य की नियुक्ति हुई। अब इसको क्या दिया गया, लोक निर्माण विभाग, क्या चीज मिला, लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी मिली, जिम्मेदारी दी गई, ठीक ना। और साथ ही साथ 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को, ठीक ना, ईस्वी को जो महारानी विक्टोरिया को, ठीक है, ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद में 6ठा सदस्य जो हुआ उसको लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी मिली, ठीक ना। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट हुआ था 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को, महारानी
विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ये जो घोषणा थी कि महारानी विक्टोरिया जो है भारत की महारानी है, इसको 28 अप्रैल आपको 1876 में घोषणा की गई थी। इसी को शाही उपाधि अधिनियम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे आपका 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ठीक ना, ठीक है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम अधिनियम। इसकी मुख्य विशेषताओं में देखेंगे कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। साथ ही साथ ठीक ना, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। ठीक है, इसके तहत राजस्व एवं व्यय से संबंधित, साथ ही साथ आप देखेंगे कि बजट पर बहस, ठीक ना, बजट पर बहस कर सकते थे और साथ ही साथ आपको कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की स्वीकृति दी गई। ठीक है, देखिए जितने भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम हैं उसको धीरे धीरे भारतीय जो पढ़े लिखे लोग थे उनको दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्व एवं व्यय या बजट पर प्रश्न, कार्यकारिणी के सदस्यों से प्रश्न पूछने की स्वीकृति दी गई और साथ ही साथ प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक ना, चलिए इसके बाद देखते हैं। अब हमारे पास 3 बच गए हैं। एक 1909 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1965 ईस्वी। ठीक है, 35। इन तीनों का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक ना, इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, एक 1947 में। इन चारों का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। ठीक ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।